बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। अब हम दूसरे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि पीएच हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करती हैं। सबसे पहले हम पीएच का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है ना। अब हर एक एंजाइम की अपनी एक पार्टिकुलर पीएच होती है और उस पीएच पे एंजाइम जो है वो अपना मैक्सिमम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबली with pH and there is generally a marked optimum pH for each enzyme। ठीक है ना, हर एक एंजाइम का अपना अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करता है। ईच एंजाइम हैज वेरी नैरो रेंज और इट वर्क्स एज ऑप्टिमम पीएच। ठीक है ना, अब हर एक एंजाइम की अपनी एक पार्टिकुलर पीएच होती है, सिर्फ उसी पीएच पे ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, अगर उसे उसकी पीएच जो है वो अगर इधर उधर हो गई या बढ़ गई या कम हो गई तो फिर एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। द पीएच हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द चार्जेस ऑफ एन अमाइनो एसिड साइड चेन which form tertiary and quaternary structure of protein। अब बेसिकली होता क्या है कि एंजाइम हमें पता है प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है ना, और एंजाइम जो है या तो टर्शरी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है ना, या तो क्वाटरनरी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली टर्शरी प्रोटीन जो है वो ऐसे ऐसे सेकेंडरी प्रोटीन को जब हम क्वाइल कर देते हैं तो ये टर्शरी प्रोटीन बन जाती है, और काफ़ी सारी टर्शरी प्रोटीन जो है ये आपस में अगर मिल जाएं तो ये बेसिकली क्वाटरनरी प्रोटीन बना देती है। ठीक है, अब इन टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन जो है इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है ना, अमाइनो एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था, इट कंटेन्स अल्फा कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन होगा, देन वी हैव द अमाइनो ग्रुप, देन वी हैव द कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, एंड फाइनली वी हैव द रेडिकल ग्रुप। ठीक है ना, ये जो रेडिकल ग्रुप है ना इसे बेसिकली हम साइड चेन भी कहते हैं। ठीक है ना, और कुछ रेडिकल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ रेडिकल ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है ना, अब बेसिकली होता क्या है कि पीएच के चेंज होने की वजह से ये जो साइड चेन है ना इसमें हो जाती है आयोनाइजेशन। अब सपोज कीजिए दिस इज द ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, ओके, दिस इज द ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है कि ये जो रेडिकल ग्रुप है ना, साइड चेन ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन अटैच्ड होता है और हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए अगर पार्टिकुलर पीएच जो है ये हमने इधर उधर कर दी, डिस्टर्ब कर दी एक एंजाइम की, ठीक है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन पर यहाँ पे आयोनाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन हम कहते हैं कि किसी भी एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन, जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव आयन। ठीक है, बेसिकली आयोनाइजेशन हो जाएगी जब पीएच जो है वो इधर इधर हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पीएच जो है जब इधर इधर होगी, अमाइनो एसिड के जो साइड चेन है ना उनकी बेसिकली आयोनाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, उनमें बेसिकली चार्जेस आ जाएंगे। लिटिल चेंज इन पीएच काजेस आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ एंजाइम। हमें पता है एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अब पीएच जो है थोड़ी सी भी अगर हम चेंज करेंगे ना तो उस अमाइनो एसिड का जो साइड चेन है, रेडिकल ग्रुप है, उसमें आयोनाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लें कि डाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज द डाइजेशन? डाइजेशन हम कहते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स और बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाए, छोटे मॉलिक्यूल और सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाए, इसे हम कहते हैं डाइजेशन। जैसे कि प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में टूट गया। ओके, दिस इज आल्सो अ डाइजेशन। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, वो इस पीएच के अंदर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 7 to 8
ठीक है ना, उनकी जो रेंज होती है ना 7 to 8, इस पीएच के ऊपर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ना वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिवाय पेप्सिन के। ओके, पेप्सिन इज आल्सो एंजाइम जिसकी जो ऑप्टिमम पीएच है डेट इज 1.4। ठीक है, इसकी ऑप्टिमम पीएच है 1.4 व्हिच इज हाईली एसिडिक। ओके, 1.4 इसकी ऑप्टिमम पीएच है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 1.5 टू 2.5 इस पीएच की रेंज में भी ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन 1.4 इज द ऑप्टिमम, यहाँ पे ये मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब मैं बात करूं अमाइलेज की, अमाइलेज जो है ना ये हमारे सलाइवा के अंदर भी पाया जाता है और पेंक्रियाज से भी ये रिलीज होता है। ठीक है ना, ये बेसिकली एंजाइम पेंक्रियाज के अंदर भी बनता है, पेंक्रियाज के अंदर भी मौजूद होता है। और इसकी जो पीएच है ना ऑप्टिमम पीएच डेट इज 8.5। ठीक है, इस पीएच के अंदर ये अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करता है इन 8.5 इज हाईली बेसिक पीएच। ठीक है, अल्कलाइन कह लें बेसिक कह लें, बात एक ही है। ठीक है, ओके, नाउ फोकस ऑन दिस चार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पेप्सिन की जो पीएच है ना डेट इज अराउंड 1.5। ठीक है ना, यहाँ पे आके एंड हो रही है। सिमिलरली अगर हम अमाइलेज की पीएच देखें डेट इज ऑलमोस्ट 8। ठीक है ना, ये 6 नहीं है, ये बेसिकली 8 है। ओके, दैट इज ऑलमोस्ट 8.5। ओके, दैट इज ऑलमोस्ट 8.5। सिमिलरली अल्कलाइन फोस्फेटेज, दिस इज आल्सो एन एंजाइम। ठीक है, अब इसकी पीएच जो है ना वो तकरीबन 9.1 है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बेसिकली बात ये है कि दिस इज एंजाइम एंड दीज आर द सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट जो है ना इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबस्ट्रेट की तादाद क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, और ये सबस्ट्रेट जो है इन्होंने आके यहाँ पे मिलना है। ठीक है, लेकिन एंजाइम तो एक ही है और सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, इस एंजाइम को काफ़ी टाइम लग जाएगा इन तमाम सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने में या इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, थोड़े टाइम के अंदर ये तमाम सबस्ट्रेट जो हैं ये डाइजेस्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ये पेप्सिन एंजाइम है, ये तमाम पेप्सिन एंजाइम है एंड दीज आर द प्रोटीन सबस्ट्रेट, तो थोड़े टाइम के अंदर ये तमाम एंजाइम जो है ना इन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे एंजाइम हम बढ़ाते चले जाएंगे, एक्टिविटी जो है ना एंजाइम की एक्टिविटी वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी और कम समय के अंदर, कम टाइम के अंदर तमाम सबस्ट्रेट जो है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने जहन में रखनी है कि आप एंजाइम बढ़ाते चले जाएं, एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, लिमिट के बाद अगर आप एंजाइम फिर भी बढ़ाते चले जाएंगे ना, फिर एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तमाम बातें जो है ना ये बेसिकली इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। ओके, सो दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की कंसंट्रेशन है एंड दिस इज द एक्टिविटी। ठीक है ना, जैसे जैसे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएंगे, एक्टिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। अगर सपोज कि ये दिस इज द, अगर यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है एंजाइम की, अगर कंसंट्रेशन इतनी है तो एक्टिविटी भी इतनी ही होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, एक्टिविटी जो है ना ये बेसिकली बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप इतनी इतनी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो एक्टिविटी जो है ना एंजाइम की वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो बेसिकली कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, सो देन वी हैव द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी बेसिकली यही बताया गया है कि सपोज दिस इज एंजाइम। ठीक है, ये बेसिकली कुछ एंजाइम है। ओके, सो 3 एंजाइम है और सबस्ट्रेट जो है ना ये बेसिकली क्या है, एक है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट जो है ये किसी भी एंजाइम के ऊपर जाके फिट होगा और रिएक्शन परफॉर्म होगा और ये सबस्ट्रेट जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर सबस्ट्रेट की तादाद जो ये बढ़ती चली जाए तो क्या होगा कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना, एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम का फंक्शन वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली ये तमाम सब्सटेंसेस जो है ना, ये तमाम सबस्ट्रेट ये भी क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना, जो एंजाइम का काम है
वो भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है ना वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है ना, आप सर्टेन लिमिट तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उस लिमिट के बाद क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन पर और एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चार्ट में। ओके, सो दिस इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना वो स्टार्टिंग में तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर भले आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, इसका कोई भी असर नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, एंजाइम कितनी स्पीड में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो जो रेट है ना, स्पीड है ना रिएक्शन का, वो इंक्रीज हो जाएगा जब आप सबस्ट्रेट का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे इन अ कंडीशन वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। ठीक है ना, शर्त ये है कि आप एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है ना वो कांस्टेंट ही रखें। ठीक है ना, एंजाइम जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है ना दैट इज 3, तीन एंजाइम है, एंजाइम तो तीन है, लेकिन आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एंजाइम का नंबर जो है वो सेम ही रहना चाहिए। ठीक, सो दिस इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू until the available enzyme becomes saturated with substrate। अब ऐसा वक्त भी आएगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चले जाएं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं आएगा। ओके, देयर विल बी नो इंक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी टू अ सर्टेन हाई लेवल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, एक लिमिट के बाद क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है ना, एक्टिविटी जो है ना वो बेसिकली कांस्टेंट ही रहेगी। At very high concentration of substrate exert a retarding effect upon enzyme action। ठीक है ना, अब ये बात है कि जैसे ही आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, ये ज्यादा सबस्ट्रेट जो है ना ये एंजाइम को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है ना, रिटार्डिंग इफेक्ट जो है ना एंजाइम के ऊपर कॉज करेंगे। ओके, अच्छा बेसिकली ये हो क्यों रहा है, ठीक है ना, ये रिटार्डिंग एक्शन क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, एंड सेकंड इज द अक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये चीज थोड़ी सी समझे। सो दिस इज एंजाइम, और ये क्या है, इसके काफी सारे सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये काफी सारे क्या है, सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट यहाँ से चला गया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे बाइंड हुआ, फिर से प्रोडक्ट बना। ठीक है, फिर प्रोडक्ट भी चला गया, फिर ये आके बाइंड हुआ। ठीक है, फिर से प्रोडक्ट बना, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और ये प्रोडक्ट भी सेल के अंदर चला गया। अब बात यह है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है ना वो अक्यूमुलेट होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो इस प्रोडक्ट को भी क्या होना है, यूटिलाइज होना है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट यूटिलाइज होना चाहिए, ये प्रोडक्ट जो है ना इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना, यही प्रोडक्ट आके इस एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है ना, इसके एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड करेगा और इसको इनहिबिट कर देगा। ठीक, it means the substrate and enzyme concentration are directly proportional up to a certain maximum velocity, after which further increase in substrate concentration has no effect on the rate of reaction। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब कांस्टेंट एंजाइम का नंबर है, ठीक है ना, अब नंबर जो है वो एंजाइम का कांस्टेंट है, जैसे वहां पे 3 है, अब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है उसको बढ़ाते चले जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा।